अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह अभी चंद लम्हों पहले, यूँ कहिए कि घंटा भर पहले जो खबर आई उसी से प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका असर दुनिया के या वर्ल्ड अफेयर्स में, ग्लोबल अफेयर्स में बहुत ज़्यादा होता है, और उस रोल को या उस असर को जब आप उसका मवाजना करते हैं, उसका आप एक जायज़ा लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये वो लोग हैं कि जो कि इनका असर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है। और वो ज़रूरत से ज़्यादा असर बहुत मरतबा एक मनफी तरीके से होता है। और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग कहेंगे भाई बड़ा पॉजिटिव असर था, क्योंकि वो लोग जो कि उनके चाहने वाले थे या उनके मानने वाले थे या जिस मुल्क के लिए वो काम कर रहा था शख्स, तो उसको तो सही लगेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि उसके यूँ कहिए कि ज़ेर अताब आए, उनसे पूछें तो उनके लिए वो बिल्कुल मामला मुख्तलिफ होगा, यकसर मुख्तलिफ होगा। मैं बात कर रहा हूँ किस शख्स की? हेनरी किसिंजर, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 100 साल की उम्र में अभी 1 घंटा पहले उनका इंतकाल हुआ है। और एक तो ये कि 100 साल की उम्र, और 100 साल की उम्र तक भी वो बंदा एक्टिव था। हाँ, मतलब वो ये नहीं था कि बेड रिडन हो गया हो या नहीं, मतलब वो अपना जहनी तवाज़ुन उसका बरकरार था और मुख्तलिफ मामलात में वो अमरीकी सदूर को एडवाइस करता था। 12 अमरीकी सदर ऐसे हैं जिसको उस शख्स ने एडवाइस किया है। बिल्कुल। और उसका एक रोल अमेरिकन पॉलिटिक्स में ऐसा था कि जिसको हमेशा लोग याद रखेंगे, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी उसके साथ कनेक्ट की गई, और बहुत सारे ऐसे काम जिसको अमेरिका कहता है कि देखो हमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए, उस पर भी हेनरी किसिंजर का नाम आता है। बिल्कुल। तो वो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है या वो वर्ल्ड ऑर्डर वाली कहानी है, वो हेनरी किसिंजर साहब ने ही दुनिया को सुनाई। और मुख्तलिफ एकेडमीज़ में अब दुनिया भर में फॉरेन पॉलिसी जहाँ जहाँ पढ़ाई जाती है, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाए जाते हैं, मेरा ख्याल है ये वन ऑफ द 5 जो लिस्टेड बुक्स होंगी कि जो उन ग्रेजुएट्स को पढ़नी चाहिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के लिए, उसमें हेनरी किसिंजर साहब की ये मशहूर तरीन बुक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ज़रूर शामिल हो। और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से हुआ क्या, बुनियादी मकसद क्या था कि किस तरीके से अमेरिका अपना तसल्लुत दुनिया भर पे कायम करे। और बहुत सारी और कंट्रोवर्सीज है जिसके साथ इस शख्स का नाम लिया जाता है। कंबोडिया पे जिस तरीके से बॉम्बिंग की गई थी, वियतनाम वॉर जिस तरीके से शुरू की गई थी, उसके अलावा खैर अमेरिका चाइना के रिलेशंस के अंदर इस बंदे ने बड़ा काम किया था। कोल्ड वॉर के अंदर इस बंदे की जो है बड़ी स्ट्रैटेजीज थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिसके ऊपर इसका जो है वो नाम लिया जाता है। दुनिया में जो पॉपुलेशन कंट्रोल के मामलात हैं उसके हवाले से इसकी बहुत सारी टॉक्स हैं जिसमें ये कह रहा है कि हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है ताकि हमारे ऊपर रिसोर्सेज जो है वो हम उन पर कब्ज़ा कर सकें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो बहरहाल कुछ कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ, और कुछ कहेंगे कि भाई एक बहुत बड़ा नाम जो है वो जान फ़ानी से कूच कर गया। आपको लेकर चलते हैं। बिल्कुल, अब आपको लेकर चलते हैं 60 सेकंड्स न्यूज़ दिखाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 10 साल की सज़ा का लदम करार दे दी। हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमालियों को रिहा कर दिया। आर्जी जंगबंदी में मजीद तोसी का इम्कान। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का आज जलसा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कोयटा में खिताब करेंगे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। PSO की फ्यूल रोकने की धमकी। PIA की परवाजें रुकने का खदशा। कौमी क्रिकेट टीम मिशन ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। टीम, ऑफिशियल्स और कोचिंग स्टाफ पर मुश्तमिल 31 रुकनी दस्ता बरास्ता दुबई सिडनी पहुंचेगा। एलन मस्क का गजा का दौरा करने से इनकार। भारत से आई अंजू फातिमा बनकर वापस चली गई। भारतीय सोशल मीडिया सारिफीन अंजू पर बरहम गिरफ्तार करने का मुतालबा। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने सहाफ़ियों को हमास के लिए दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया। स्पेन के मुहिम जू ने कुतबी ग्लेशियर पर कश्ती चलाकर रिकॉर्ड बना दिया। जी ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और अब बढ़ते हैं जी कुछ ट्रेंडिंग स्टोरीज़ की तरफ। और हमने बात तो शुरू की थी हेनरी किसिंजर की। वो भी एक यहूदी था, पक्का यहूदी। और चूँकि यहूदियों का जिक्र होता है तो फिर ज़ायनिज़्म का जिक्र होता है, ज़ायनिज़्म का जिक्र होता है तो इसराइल का जिक्र होता है। और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हवाले से तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है। और वो स्टेटमेंट है कि
नेतन्याहू गजा का कसाई है, द बुचर ऑफ गुजरात जैसे था ना, गुजरात बिल्कुल, तो बुचर ऑफ इसराइल, ये बुचर ऑफ गजा है ये। और इस शख्स के बारे में जो बात अर्दवान साहब ने की है वो बिल्कुल सही बात की है। अच्छा, खुल के बात करते हैं। एक ये चीज बड़ी निडर आदमी है ना, खुद भी निडर आदमी है, कौम को भी यही दिखाना चाह रहा है, सिखाना चाह रहा है कि, और कौम भी अच्छी खासी वैसे उनकी सीखी भी हुई है, तो बहुत सीखी हुई है कौम ने। आपको याद है क्या टैंकों के आगे, बिल्कुल टैंकों के आगे लेटने वाली एग्जांपल इसी मुल्क के लोगों की है। हाँ। तो वो टैंकों के आगे लेट गए भाई। बहरहाल रजब तैयब एर्दोगान साहब से भी जो उनकी भी जो लीडरशिप स्किल्स हैं उससे भी काफी लोग अक्सर कभी ना कभी वेस्टर्न पावर्स जो हैं हाँ। वो कभी कभार नाला रहती हैं, खासतौर पे उस पे तो और ही नाला हो जाती हैं जब वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, जब अजान, जब नमाज करा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो ऐसी चीज जब एर्दोगान साहब करते हैं, और उनकी तिलावत है भी बड़ी खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत तिलावत, और जब वो ये काम कर जाएं तो फिर तो वैसे ही सांप लौटते हैं बड़े बड़े ममालिक के लोगों, क्योंकि उन्हें लगता है कि देखो ये हमारी मुखालिफ आइडियोलॉजी है जिसको प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल। तो अब अच्छा, अब इसमें भी दो चीजें, देखो ट्रेड तो चल रहा है उनका इजराइल से, ट्रेड चल रहा है बिल्कुल, ताल्लुकात उनके एक्चुअली बहुत पहले खबर ये आई थी, काम करना है तो पूरा करो भाई। देखो काम करना है ना, पहले खबर ये भी एक आई थी, ये इस तनाज़े से पहले एक हुआ था कि इनके हालात जो हैं खराब हो गए थे, मामलात खराब हो गए थे पहले इसराइल से जरा थोड़े से टाइम, तो उसके बाद एक हेडलाइन मैंने अपनी आंखों से ये पढ़ी थी, गुनाहगार आंखों से ये पढ़ी थी कि टर्की एंड इसराइल रिस्टोरिंग टाइज, वो ये बात हुई थी कि वो रिस्टोर कर रहे थे टाइज। उसके बाद फिर जाहिर है मामला जरा बेहतरी की तरफ चले गए, उसके बाद तो फिर सारी दुनिया ही चल पड़ी, सऊदी अरब भी लो जी, और सभी उनकी दोस्ती में मारे जा रहे थे। फिर ये हुआ, ये स्टेटमेंट बड़ी है भाई, गजा का कसाई, ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, तो हमने सोचा इसको शामिल किया जाए। अच्छा, एक और मामला हुआ है, वो हुआ है भूख हड़ताल का मामला। वो कहाँ पर है? व्हाइट हाउस भूख हड़ताल, गजा में जंगबंदी के लिए अमेरिकी हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है, और उसमें ताज़ा तरीन इजाफा जो है वो अमेरिकी अदाकारा है सिंथिया निक्सन, और कई रियासतों के नुमाइंदों की शक्ल ऐसे में सामने आया ये मामला, जिसमें अपने मुतालबे के लिए उन्होंने वाइट हाउस के बाहर एक भूख हड़ताल कर दी है। वाइट हाउस के बाहर उन्होंने की है भूख हड़ताल, और उसमें कई बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और बुनियादी उनका जो मुद्दा है वो क्या है कि जंगबंदी करो, सीज फायर ना हो, सीज फायर की दरखास्त है, और उसके लिए भूख हड़ताल की। ये अच्छा, ये वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ जज्बा रहता है, जज्बा है, ठीक है ना। हमने क्या भूख हड़ताल की? हमने भूख हड़ताल तो खैर नहीं की है बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ एक आर्टिस्ट एक्ट्रेस ऐसी हैं बल्कि जो गजा के हवाले से इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक कैंपेन सॉर्ट ऑफ चीज रन कर रही हैं, अपने ट्विटर वगैरह से आवाज उठा रही हैं, उशना शाह। और उशना शाह के साथ अब हुआ ये है कि उशना शाह जो है शक्ल टैलेंटेड, फलस्तीन की हिमायत में उनको आवाज उठाना महंगा पड़ गया। दरअसल हुआ ये है कि अदाकारा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो शैडो बैन कर दिया गया है, शैडो बैन हो गया, और उन्होंने ये खबर जो है वो एक्स पर यानी कि साबिक ट्विटर पर ट्वीट के जरिए अपने मदाहों से शेयर की है कि उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट शैडो बैन कर दिया गया है, और मैं ये नहीं जानती, शैडो बैन में उसकी रीच कम हो जाती है ना अकाउंट की, आपकी जो पोस्ट वगैरह है वो ज्यादा लोग, क्योंकि ये बड़े सीधे अल्फाज और बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करते हुए कुल्ली डुली, और बेसिकली तो ये उन लोगों से भी बड़ी नाला है जो कि इसराइल के साथ या इसराइल की जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, फाइनेंशियल बिजनेसेस वगैरह हैं, जिनका बॉयकॉट नहीं कर रहे, ये तो उनके ऊपर भी पल पड़ती है। बॉयकॉट के हवाले से बड़ी मुतजाद बातें आ रही है ना, बहुत सारे लोग ऐसे, भाई पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा बॉयकॉट करने से, हम क्या करेंगे, हमारे बहुत सारे लोगों का रोजगार है। ओ भाई, ओ चाचो, ओ इकोनॉमिस्ट के माहिरों, खुदा का वास्ता है, बुनियादी लॉजिक है, अगर एक दुकान बंद होगी वहां से कोई और खुल जाएगी, तो पाकिस्तानी ब्रांड, पाकिस्तानी दुकानें खुलेंगी, उनको वहां नौकरी मिल जाएगी। आप इसकी एग्जांपल पीछे ज्यादा दूर ना जाएं, फिक्र ना करें, आप इसकी एग्जांपल चाहिए तो आप कोविड का दौर देख लें। पाकिस्तान और बांग्लादेश की हमेशा टक्कर होती है ना कॉटन प्रोड्यूस में, तो वो कॉटन प्रोड्यूस में जितने हमें मिले हैं ऑर्डर्स कोविड के दौरान, उतने बांग्लादेश और भारत दोनों से मिला के ज्यादा थे। तो ये हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स में पीएचडी किए हुए लोग हैं ना, जो खुद तो ये पता होना चाहिए, मैं क्यों बता रही हूँ उनको, पीएचडी है वो सड़क पे थड़े पे बैठे हुए नहीं, जो चाय के होटल पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं हर चीज के माहिर, ये वो हैं। ये वो ऐसे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, बॉयकॉट कर देंगे तो हमारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, करके देख लो, पता लग जाएगा कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज ये कि अगर बॉयकॉट इफेक्टिव नहीं होता तो अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में एंटी बॉयकॉट लॉज नहीं बने होते। उन्होंने लॉज बनाए हुए कि आप बॉयकॉट नहीं कर सकते। क्यों भाई? उन्होंने कवानीन क्यों बनाए? क्योंकि उनको पता है कि बॉयकॉट हुआ तो हम गए। बिल्कुल। तो बहरहाल अब उशना शाह क्या करेंगे? उनका शैडो बैन हो गया। अब उशना शाह यही करेंगी। उन्होंने वैसे ये भी कहा है कि अगर इनका ख्याल है कि मैं आवाज उठाना बंद कर दूंगी तो ऐसी सिचुएशन तो नहीं होनी,
और बेसिकली उन्होंने अपने मदाओं को बस यही बताया बेसिकली कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो बैन कर दिया गया है, शैडो बैन कर दिया गया है। क्विक सा शॉर्ट ब्रेक लेके आपकी तरफ वापस आएंगे, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अगली स्टोरीज की तरफ पढ़ते हैं जी। बिल्कुल, अगली स्टोरी तो वैसे आप ही बताएंगे। क्यों भाई, मैं क्यों बताऊंगा? बस आप वो अहम शख्सियत है, आपका हक बनता है, आपके शहर से भी हैं, हाँ, आपके इलाके से भी अच्छा, हैं। ठीक है, मैं चलो, कैसे सही है, इसमें ठीक। कूद पड़ूं दरमियान में? मैं बताता हूँ जी। शाजिया मर्री साहिबा पाकिस्तान की एक ऐसी सियासतदान के जो कि अपने अंदाज की वजह से भी मशहूर है, अपने जो उनके काम है उसकी वजह से भी मशहूर है। बिस्प में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहते हैं ना वो एक घुलने मिलने वाली शख्सियत और बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी जो है उनकी। बस सिवाय एक से वो नहीं घुलती मिलती, बाकी सबसे घुल मिल जाती कोई है। बात नहीं, कुछ लोग होते हैं जिंदगी में उनसे नहीं घुला मिला जाता, हाँ, इसमें और क्या क्या, है? और क्या, बिल्कुल क्या सही है। प्रॉब्लम हाँ। मैं भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे नहीं घुलता मिलता वैसे इसमें क्या है? अच्छा, बहरहाल उनकी एक खबर आई है। बेसिकली उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बड़ी मज़ेदार बात की है, और वो है जी कि भारतीय अदाकारा अनुष्का शर्मा से मुशाबहत से मिलने वाली जो तारीफ़ें होती हैं उस पर वो बड़ी कहती हैं कि बस मैं खुश होती हूँ जब लोग मुझे कहते हैं कि जी अनुष्का शर्मा से आपकी शक्ल जो है वो मिलती जुलती है, तो आई लाइक इट भाई। तो अच्छा है, इसमें क्या है? मतलब अगर आपकी कोई तारीफ करे और आपको कोई कहे आपकी आप दीपिका से मिलती हैं, आपकी चलो दीपिका से मिला दूं, करीना कपूर से मिला दो, चलो नहीं करीना कपूर से तो नहीं, अच्छा नहीं, दीपिका से मिला दो, चलो चलो ठीक है। कैथरीन जीटा जोन्स से आप मिलती हैं, चले हॉलीवुड की अदाकारा मैग रायन हमारी बड़ी फेवरेट हुआ करती थी एक जमाने में कॉलेज में। नहीं, अगर तो आपको भी वो एक्ट्रेस पसंद हो तो फिर तो आपको खुशी होती है। तो होती है बिल्कुल, ये तो है कि अगर आपको भी वो अच्छी लगे, देखिए मिलती है या नहीं मिलती है, जो विजुअल चल रहा है इस पे जरा लोग जो है वो थोड़ा सा अपनी राय दे सकते हैं कि मिलती है या नहीं मिलती। कुछ हद तक मुशाबिहत इस वीडियो में नजर आ रही है। नाक और होंठ, हाँ, इनकी तो कुछ हल्की फुल्की रिजेम्बलेंस है, नाक और होंठ की, और बाकी जो फेस वीडियो चलाएं वीडियो जो है ना वो ज्यादा मुझे बेहतर लगी। फेस कट डिफरेंट है दोनों का। शाजिया साहिबा का फेस कट मेरा ख्याल है थोड़ा सा राउंड है, लाइक जैसे मेरा है, मेरा भी राउंड फेस है। उनका जो है अनुष्का का वो हल्का सा मुझे लगता है एलोंगेटेड है थोड़ा सा, तो लेकिन नाक और होंठों में कुछ कदरें जो हैं वो पाई जाती हैं। देखो है ना। अच्छा, इन्होंने एक और बात भी की, इन्होंने कहा कि मैं टीचर थी, टीचर से फिर मैं पॉलिटिक्स की तरफ आई, तो तालीम से दरसो तदरीस से इनका एक ये तो पार्टी में भी सबको पढ़ाती हूँ। और हाँ, चलो काबीना वो सी की मीटिंग में चलो बच्चों किताबें खोलो। और उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ाना जो है वो अच्छा लगता है, देना अच्छा लगता है। पॉजिटिव जी, तालीम के साथ हमेशा कनेक्शन होना चाहिए लोगों का, ये जरूरी है। दुनिया का कोई भी आप काम कर रहे हो, अगर आपके पास तालीम या उससे मोहब्बत है तो पॉजिटिव बात है जी, अच्छी बात है। अपना अनुष्का शर्मा से मुझे वो विराट कोहली याद आ गया भाई। हाँ, कोहली क्या कर रहा है आजकल? कर नहीं रहा, वो छुट्टी कर रहा है। कोहली ने कहा मैं छुट्टी कर रहा हूँ भाई। कोहली की बात कर लेते हैं पहले यार। वो कोहली ने क्या कहा कि जी मैं क्रिकेट से जरा ब्रेक ले रहा हूँ। अच्छा, वो वजह अनुष्का ने सुनाई होगी, वजह नहीं पता। तुम्हारी वजह से मैं अपना कीमती वक्त निकाल के आई, हाँ, और फाइनल ऊपर से, हाँ ऊपर से तुमने, चलो खैर अच्छी खासी फाइनल बढ़ गया। ये इन दोनों की वैसे लड़ाइयाँ होती होंगी इस पे, क्रिकेट पे क्यों नहीं होती होंगी? हैं, या वो कह देती होगी कि मैं तो इस मैच पे तो तुम्हारे नहीं आ सकूंगी, मेरा काम है, या तो ठीक है, वो कहता होगा नहीं तुम मेरे किसी भी मैच पे, वो अक्सर जवाब आता है स्टैंडिंग कपल है ये, सारे मैचेस में आए हुए थे, और अक्सर जो है वो ग्राउंड में कोहली और अनुष्का जो है वो स्टैंड्स में उन दोनों की कम्युनिकेशन हो रही होती है बिल्कुल बाकायदा। जो है वो खवातीन ने कहा देखो यार ऐसा शौहर होना चाहिए, कितनी इज्जत करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है, कितना प्यार करता है, होना तो ऐसा ही चाहिए। अच्छा ठीक है, सही, हाँ होना ऐसे ही चाहिए, होना चाहिए। तो ये खैर उसने ले लिया है अब ब्रेक। वो कह रहा है भाई मैं कुछ दिन करूंगा छुट्टी, ठीक है जी, मेरा इस वक्त अब ये नहीं पता क्या है बेसिकली, लेकिन उसने T20 और वनडे क्रिकेट से वक्फे का ऐलान कर दिया है। और जनूबी अफ्रीका का जो दौरा है उसमें भी वो दस्तयाब नहीं होंगे, और टेस्ट मैचेस के लिए वो दस्तयाब होंगे, लेकिन T20 और वनडे से उसने ब्रेक लिया है। और BCCI को भी उसने बता दिया कि भाई उम्र कितनी है विराट कोहली की वैसे? अराउंड 35-36। अच्छा फिर अभी टाइम उसे पूछे ना जी, क्या गूगल से पूछ रही हैं, मैं हूँ ना, ओके देख ले, सही बोल रहा हूँ पता नहीं, लेकिन 35-36 ही है, इतना ही, तो मुझे कंफर्म है बाबू, ऐसी बात नहीं। सही है, ओके ठीक है 35 इयर्स, बिल्कुल। पैट कमिंस का भी देख लें, थैंक यू, लगे हाथों पैट कमिंस वो भी ऐसे ही तकरीबन। अच्छा हाँ ऐसे ही, चलो। लेकिन ये कि मेरे माइंड में ये आया कि ये ना हो कि ये भी कहीं रिटायरमेंट है, आजकल हमारी तरफ तो 30, ही इज यंगर,
ही इज यंगर, ही हैज दैट ग्लो ग्लो है यूथफुल ग्लो है तो हाँ, तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये कहीं विराट कोहली ने कोई रिटायरमेंट का तो नहीं सीन कर लिया, बर्दाश्ता होके कहीं दिल्ली हार बैठा। इतना वनडे का वो बेहतरीन खिलाड़ी करार पाया है वर्ल्ड कप के अंदर, उसने 765 रन बनाए, फिर सचिन तेंदुलकर का उसने रिकॉर्ड तोड़ा, बिल्कुल 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ के 50वीं सेंचुरी उसने बना ली। तो इस वक्त वो आजकल लंदन में है, वो छुट्टियां गुजार रहा है, अच्छा, एंजॉय कर रहा है। और हाँ, अनुष्का भी साथ है नहीं पूछो नहीं, पूछे तो ना गूगल कर लो किधर हो पता नहीं, जवाब नहीं दे रही, अभी बिजी होगी। अच्छा बिजी होगी, ठीक है, हम ब्रेक ले लेते हैं। ओके, हम ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। मजेदार प्रोग्राम है, मजेदार सेगमेंट। दोबारा डायल भी करके देख लेता हूँ जब तक। मीनवाइल हम देखते हैं, चेक करते हैं अनुष्का साथ है या नहीं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। हमारी जो है ना वो असल में कानों में आवाज आ नहीं रही थी, हो जाता है कभी कभी टेक्निकल मिस्टेक है, और हम इंतजार कर रहे थे। ये तो अच्छी बात ये है कि मैं और अवैस किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, बस इस हमने कहाँ बुराई करनी थी, आपस की बुराइयां करते हैं हम तो भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अच्छा जी, बिल्कुल। लेकिन एक शख्स ने बुराई के साथ साथ, जाहिर है जिंदगी में दुनिया में अच्छाई भी बहुत मौजूद होती है, बस आपको देखने और वो नजर चाहिए कि आप अगले की अच्छाई पहचान सकें। और बाज़ औक़ात तो लोग दिखा देते हैं अच्छाई करके। कोई भी मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें बुलंद इखलाकी इक़दार जो हैं वो तरवीज ना पा रही हूँ, और इखलाकी इक़दार का फ़रोग़ रोल मॉडल्स के जरिए मुमकिन होता है। और पाकिस्तान जैसे मुआशरे को भी बड़ी तादाद में रोल मॉडल्स की ज़रूरत है। तो आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कि ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर हैं, मोहम्मद कासिम साहब इनका नाम है, और दयानतदारी की एक बड़ी मिसाल कायम की है। और मिसाल क्या है कि उन्हें एक मोटरसाइकिल पर मौजूद 4 लाख रुपए की रकम मिली, उन्होंने रकम को अपने पास रख लिया, मतलब रख लिया, और फिर उसके बाद बाइक का मालिक आया तो वापस दिया। ये मैं कह रहा हूँ, ये थोड़ी कि रख लिया, संभाल लिया, संभाल लिया। तो मोहम्मद कासिम साहब हमारे साथ मौजूद है जी, कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। मोहम्मद कासिम साहब आप बताइए कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आपने तो बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह काम किया है, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। मुझे बताइए ये वाकया क्या था, कैसे आपको वो पैसे मिले और किस तरह आपने फिर उसको दोबारा उस शख्स तक पहुंचे? वो फिर बात ये कि अल्लाह ताला सबको ऐसी तौफीक दे जैसे मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, और मैं ये अच्छे काम करता रहूँ। हुआ ये कि सिटी कोर्ट का इलाका है, वहाँ पे डबल पार्किंग पे एक बाइक खड़ी थी, उसको उठा के लाए। सही है। जब यहाँ उसको उतारा सेक्शन में, तो उसके ऊपर एक कपड़ा लगा होता है, अमूमन आप देखा बाइक वाले ऊपर कपड़ा चढ़ाया होता है ताकि कलर ख़राब नहीं हो। तो वो कपड़ा जैसे बाइक नीचे उतारी तो उसका कपड़ा निकल गया, तो जैसे निकला तो वो नीचे गिरा, उठाया तो जब मैंने देखा तो उसके अंदर उसकी जिप खोली, वजनी सा मुझे लगा, तो उसके अंदर 4 लाख रुपए था। वो 4 लाख रुपए निकाल के मैंने अपने पास रख लिया। और जी, तो उसके बाद कुछ आधे घंटे 20 मिनट के बाद हुज़ैफा नामी एक शहरी आया, तो उसने कहा जी मेरी बाइक थी। तो मैंने कहा भाई चेक करें बाइक आपकी थी तो उसने बाइक चेक की, तो बोला ये बाइक तो खड़ी है। तो बोला उसके अंदर कुछ था। तो मैंने कहा क्या था भाई? बोला सर कुछ था। तो मैंने कहा जाए चेक करें। चेक किए तो बोला वो नहीं है। तो मैंने कहा भाई क्या था? बोला पैसे थे। मैंने कहा कितने पैसे थे? बोला जी 4 लाख रुपए था। तो मैंने कहा भाई आप बैठो, पैसे मेरे पास हैं, आपको मिल जाते हैं। तो उसकी आंखों से आंसू आ गए, वो रोने लग गया। मैंने कहा भाई रो नहीं। उसको मैंने पानी पिलाया, चाय पिलाई, बिठाया। तो उसके बाद उससे मैंने पूछा, उसने कहा जी मैं सिटी कोर्ट आया था और पैसे भी मैंने किसी उधार लिए थे, और मैं अंदर चला गया जल्दी में। ज़ाहिर है कोर्ट में आया होगा, परेशानी की। उसने ऐसे ही बाइक पे छोड़ दिया है, ऐसा मतलब इतना लापरवाह आदमी कराची में उसने इस तरह किया कि बाइक पे 4 लाख रुपए छोड़ के चला गया इधर उधर। सर इससे तो जुर्माना काट लेना चाहिए था आपको दरमियान से कुछ। नहीं, जुर्माना तो आपको पता ही है, अच्छे बुरे हर जगह पे है, ऐसा नहीं है। वो 4 लाख रुपए मैंने उसको वापस किए। 2 5-5 हज़ार के गड्डियाँ थी और कुछ हज़ार की एक और एक 500 वाली थी। तो मैंने कहा भाई गिन लो। उसने बोला मैं गिनता नहीं हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। तो इससे पहले भी एक वाकया हुआ है, उसके अंदर 17 2018 का वाकया है। की जरूरत नहीं पड़ी जब आपने खुद ही कह दिया।
अच्छा, उसके बारे में भी बताइए। नहीं, फिर भी जी 2018 में एक आदमी आया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोटरसाइकिल के अंदर जो पैसे रखने वाला वाकया है। 2018 में एक बंदा आया तो उसकी बाइक के अंदर 70,000 रुपये थे, वो भी मुझे मिले, एक कम 70। तो वो बंदा आया तो उसने बोला जी मेरी बाइक में पैसे थे। मैंने कहा यार बिल्कुल थे, वो हमारे पास पड़े हैं। तो जब उसको मैंने वो पैसे दिए तो उसने मुझे 5,000 रुपये इनाम दिया। तो मैंने कहा भाई मैंने तो इनाम नहीं लेना है। उसने कहा जी आप इनाम नहीं लोगे तो मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। तो मैंने वो 5,000 रुपये उसने मुझे दिए, मैंने रख लिए। अच्छा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये बाइक में आपने जो पैसे रखे हैं ये क्यों रखे हैं? बोला जी मैं एक दफ़ा कस्टम हाउस पास किया तो वहाँ पे मेरी बाइक के ऊपर जैसे मैं बैठा था तो मेरी जेब में पैसे थे 4-4.5 लाख। डाकू ने मुझे लूट लिया। तो वो उसके बाद मैंने ये आदत बना ली है कि मेरे जो पैसे होते हैं ना वो मैं इसमें बाइक के अंदर डाल देता हूँ। तो चोर आएगा तो तलाशी लेके जेबों की लेके भाग जाएगा। अच्छा, तो ये तुम उसने सिटी कोर्ट आए थे तो किस लिए? बोले जी बिल्कुल, बात तो जी। सही। तो जब मैंने उससे पूछा कि आज आप इधर कैसे आए थे तो उसने कहा जिन बंदों ने मुझे लूटा था उन बंदों को आज मैंने कोर्ट में शराफ परेड के लिए आया था। तो इत्तेफाक से बाइक हम उठा के ले आए। तो उस बंदे ने अच्छा, जब ये बात दोबारा वाकया सुना, वो जोर में रहता है, उसकी कोई करियाने की दुकान है, तो उसने मुझे सलाम भिजवाया कि यार कासिम भाई को बोलना अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने फिर आपका प्रोग्राम देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो बात ये कि मुझे दिली तौर पे बहुत सुकून मिलता है, इसलिए कि एक दफ़ा मैं सदर में था तो मैं अपने एयर ड्रेसर की दुकान से निकला शेव करा के, तो मेरी ट्राउज़र में मेरा मोबाइल था। तो मेरा मोबाइल कहीं गिर गया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी जेब में मोबाइल नहीं था। तो मैंने अपने दूसरे घर वाले नंबर से उस नंबर पे फ़ोन मिलाया तो मैंने बंदे ने उठाया। उसने कहा जी मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ और ये मोबाइल आपका मेरे पास है। तो मैंने कहा भाई कहाँ? बोला जूना मार्केट में। वो जूना मार्केट से परेडी थाने तक आया मेरा मोबाइल देने के लिए। तो उसको मैंने 500 रुपये इनाम दिया। तो उसने कहा जी मैंने इनाम नहीं लेना, ये मेरा फ़र्ज़ था, मैंने ईमानदारी से आपको वापस किया। तो मेरा जज्बा उस दिन से जाग गया कि यार ऐसा अगर मेरे साथ भी हो ना तो मैं भी कम से कम ये लोगों की चीज़ें वापस करूं ताकि उनका जो परेशानी है वो दूर हो सके और हमें लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। तो ये सब बात है, नेकी फैलती है। असल चीज़ ये कि नेकी फैलती है। एक शख्स नेकी करे आपके साथ, आप आगे 10 के साथ नेकी करें, वो नेकी जो है वो फैल जाएगी। और यही ऐसा ही वाकया मेरे साथ भी पेश आया था। मेरा सेलफोन गिरा था, सदर के इलाके में ही गिरा था और एक रिक्शा वाले को वो मिला और मैंने जब कॉल की उसने उठाया, उसने कहा जी बिल्कुल ये जगह इधर आके ले लें। उसने कहा मैं अपनी सवारी को कहीं छोड़ने गया हूँ, वापस मैं वहीं पर आता हूँ सदर और आपको आकर देता हूँ। और उसने मुझे दिया और वो शख्स मुझे आज भी याद है। तो देखें अच्छे लोग इस माशरे में मौजूद हैं। हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो बस 2 नंबरी करने के चक्कर में है और पाकिस्तान में तो कहीं इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान में तो कहीं ईमानदारी नहीं है। ये है वो लोग, ये है वो मिसालें जो पाकिस्तान की ईमानदारी की, पाकिस्तान के लोग। अभी आप देखें ना जी सर, अभी आप देखें ना कि रोड पे अगर कोई 5,000 10,000 मिल जाता है, लोग बोलते हैं जेब में डाली, बोले यार आज हमारी दिहाड़ी लग गई है। तो इस तरह के लोग भी हैं और अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जिनको अल्लाह पाक तौफीक देता है कि हम अच्छे काम कर लें। बिल्कुल सर, उसी नेक बंदों से दुनिया चलती है। इस तरह मेरी सब, और ये बात भी साबित हो गई कि अगर आप इसीलिए मेरा कम भी हो, गुर्बत में भी आप हों तो भी आप ईमानदार हो सकते हैं। वो भी बात आज जहन से साफ हो गई लोगों के। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। मोहम्मद कासिम साहब मौजूद थे जी, कराची ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर। बिल्कुल, वैल्यूज हैव नथिंग टू डू विद मनी। बिल्कुल, तरबियत की बात होती है और इंसान की अपनी मोरालिटी और एथिक्स की बात होती है जी। जबरदस्त जी, थैंक यू मोहम्मद कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से जबरदस्त काम करते रहिए और हमारी तरफ से आपको जी सलूट है सर, सलूट है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, सबसे सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। अब बात करते हैं जी कुछ दांतों की, खास तौर पे बच्चों के दांतों की। मैंने पिछले दिनों एक तस्वीर देखी और जो मैंने जिंदगी में लाइव भी एक दांतों का टाइप ऐसा देखा कि जो खाए हुए थे बिल्कुल, वो काले होके, बिल्कुल काले होके, दांत काले होके वो बेचारे बुर गए और उस बच्ची बेचारी के दांत थे ही नहीं, तकरीबन एक डॉट डॉट नजर आ रहा था व्हाइट व्हाइट। बिल्कुल सही, ऐसा देखा है बुर गए। ऐसा क्यों होता है और बच्चों के दांतों की हिफाजत खासतौर पर कैसे करें? बड़ों को तो चलो फिर ब्रश करने की कुछ हल्की फुल्की टेक्निक समझ में आती है, आती उनको
को भी नहीं है, लेकिन बच्चों के दांतों की हिफाजत कैसे करनी है, डॉक्टर अवैस रब्बानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डेंटिस्ट हैं, माहिर अमराज़े बच्चों के दंदान जी हाँ, दंदान साज हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाकी आपका नाम तो आपकी क्वालिफिकेशन की जमानत है ही। जी अवैस जी, वाह 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 वाह, कमाल भाई, क्या नाम है, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब। अच्छा, कॉल्स भी कर सकते हैं हमारे जो नाजरीन है। सर बताइए, ये बच्चों के दांतों में जो मसाइल होते हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि जी चूंकि वो कैंडीज वगैरह बहुत खाते हैं तो उससे कैविटी और फिर उसके बाद दांतों की वो हालत हो जाती है जो शिफा ने बताई कि बस वो बिल्कुल वो एक ब्लैक सा स्पॉट। क्या यही इश्यूज होते हैं या और भी कॉजेज हैं? एक्चुअली जी मैं इधर ये बताऊंगा कि बहुत सारे कॉजेज हैं दांतों के, बच्चों के। अच्छा, मसाइल जो जब जितनी जल्दी दांत आएंगे उतनी जल्दी मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए जो बच्चों के दांतों के मसाइल हैं वो पहले स्टार्ट होंगे, जैसे कि एडोलेसेंस बच्चे, इन्फेंट होते हैं, तो वो मसाइल इतने ज़रूरी हैं कि अगर उनको पहले से ही आप क्लियर कर दें या रेक्टिफाई कर दें तो वो आगे नहीं जाते। ठीक है, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के दांतों की हिफाजत जो है वो डेफिनेटली इट इज़ अ मस्ट। और स्पेशली अब वो कैसे हो? हाँ, वो कैसे हो। अच्छा, अभी एक बेसिकली ये तो बहुत लंबी फील्ड है, लेकिन अगर इसको हम सम अप करें तो मैं बेसिकली ये जिम्मेवारी जो है वो पेरेंट्स पे ही आ जाती है सबसे पहले। तो मैं स्टार्ट ये करता हूँ कि जब बच्चा एक पैदा होता है और जो बहुत छोटा बच्चा होता है तो उसके दांतों की जो ख्याल आपने रखना है वो दांत आने से पहले रखना है। अच्छा, क्योंकि जो ये हम अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं, वेस्ट में भी देखते हैं, प्रैक्टिस में देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड दांत आने से पहले तो सिर्फ गम्स होते हैं। नहीं, देखिए शिफा, मैं आपको बताता हूँ, वो गम्स की ही सफाई से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो अगर मैं इसको बिल्कुल कट स्टोरी शॉर्ट करूं, जिस वक्त बच्चा एक पैदा होता है जो बहुत छोटा इन्फेंट होता है तो उसका जो पहला दांत आता है वो 4 से 6 माह में आता है। तो वेस्ट में हम ये देखते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं कि जो माएँ हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो ये रिकमेंड करते हैं कि जब दांत नहीं आया 4 से 6 माह तक तो बच्चा ऑब्वियसली मदर उसको नर्स कर रही होती हैं, फीड कर रही होती हैं, तो ज़रूरी है कि जिस वक्त वो रात को सोए तो उससे पहले एक छोटा सा नरम सा कपड़ा लेके उसको डैम्प करके थोड़ा सा नीम गर्म पानी में तो उसके गम्स की सफाई से स्टार्ट किया जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब गम्स की सफाई से होता ये है अवैस के जिस वक्त बच्चा दांत अल्टीमेटली दांतों ने इरप्ट तो होना होता है, तो जब इरप्शन फेज में दांत आते हैं 4 to 6 मंथ्स के टाइम पे तो उनका गम पैड जो है वो बिल्कुल रेडी होता है to give the eruption time and the eruption space for the teeth to come out in the oral cavity। और अगर वो आप ये देखें कि नॉर्मली जिस वक्त माएँ बच्चों को नर्स कर रही होती हैं और जिस वक्त वो नॉर्मली बॉटल्स पे आते हैं या उससे पहले खुद नर्स करती हैं या फीडर्स पे नर्स करती हैं तो माएँ अक्सर वक्त बच्चे दूध नहीं ले रहे होते या थोड़े से टकी होते हैं तो उसमें मीठे का कंटेंट ज़्यादा कर देती हैं। तो आप ये समझिए कि मीठा जो है दैट इज गड़बड़ है, इट इज़ द गड़बड़, इट इज़ द मोस्ट गड़बड़। सही है, और इस चीज़ में लाना भी नहीं चाहिए, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि जब तक बच्चे के दांत नहीं आए तो बच्चों को इस चीज़ पे आदी नहीं करना चाहिए कि वो मीठी चीज़ें पिएं, मीठे दूध पिएं, मीठे जूस। हाँ, क्योंकि उनको आपने जैसे कहा कि चस्का लग जाता है तो फिर वो उसके अलावा नॉर्मली वो कंज्यूम नहीं कर पाते। ठीक है, अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी है, अली साहब है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। जी अली भाई, सवाल कीजिएगा। सर मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है, मेरा 4 साल का बेटा है, वो जब भी चॉकलेट्स खाता है उसके बाद उसके दांतों में कीड़ा और तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो उसको ना खिलाएं चॉकलेट, क्या जरूरत है? मना नहीं होता ना, ये आपका मसला है सर। देखें, आपने मना तो नहीं किया लेकिन बस उसके दांतों में तकलीफ हो गई। तकलीफ देखी जाती है, बस नाराज हो गया हमारा, तो वो तो नाराज हो गए। सर बताया भाई, मना नहीं होता, आप चॉकलेट खिलानी है और चॉकलेट तकलीफ होती है कहते हैं उसके दांतों में। नहीं, आप देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज हम नॉर्मली इस चीज़ को थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं और बड़े अच्छे मतलब घरों में भी हम इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं। नॉर्मली बच्चों को स्वीट्स पे इतना नहीं डालना चाहिए। आप ये देखिए कि ये जो प्रैक्टिस है वेस्ट के अंदर और हमारे भी यहाँ पे भी स्कूलों में हम जाते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, पेरेंट्स को मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि इस चीज़ की आदत बिल्कुल ना डालें। क्योंकि बच्चे, क्योंकि वो जो स्वीटनेस है उसका वो आप वैसे भी वो कहते हैं कि वो जो उसकी जो एडिक्शन है वो इट इज़ ऑन द टॉप, वो बहुत ज़्यादा एडिक्शन है। तो सेम वो एडिक्शन बच्चों में भी होती है। तो अगर वो चॉकलेट्स पहले तो उनको डालें ना, और अगर वो चॉकलेट्स कंज्यूम करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उनका लास्ट सेशन होता है जो फीडिंग का, जो बच्चे हैं तो वो रात को एक तो सोने से पहले बिल्कुल स्वीट्स ना खाएं और स्पेशली वो स्टिकी स्वीट्स ना खाएं। अभी आप ये देखें कि पहले वाले वक्तों में हमारे पास चॉकलेट्स की क्वांटिटी और टाइप्स कम होती थी, तो जिस तरह आगे टाइम गुजरता गया तो अभी बहुत रिफाइंड शुगर्स आ गई हैं। हाँ। तो रिफाइंड शुगर्स जो है वो दे आर एब्सोल्युटली वेरी डेंजरस फॉर द टीथ, क्योंकि उनकी स्टिकीनेस ज्यादा हो जाती है। तो जो चीज़ अगर आपके दांतों पे रात को स्टिक कर जाएगी, स्पेशली चॉकलेट्स और मीठा कंटेंट, तो आप ये देखिए कि वो इमीडिएटली दांतों के लिए बहुत इंजोरियस। अच्छा, आपने बच्चों का बताया कि जब वो दांत ना निकले हो तो उस वक्त तो कपड़े से उनकी सफाई करनी है। अब जब छोटे दांत पहले निकले तो उसकी सफाई कैसे होनी, इस पे भी मैं आपसे पूछूंगा। हमारे साथ कॉलर है जी, गुलाम मूसा साहब हैं मांकेरा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई, खैरियत है? बिल्कुल ठीक जनाब, क्या सवाल करें भाई? बात सुने, आपका प्रोग्राम है
ये हल वगैरह नहीं चलाता हूँ, पहले आपका जो प्रोग्राम देख के फिर जाके मतलब के काम करता हूँ। अरे अल्लाह, आप जमींदार हैं? बहुत शुक्रिया। मैं भक्खर में हूँ, मनकेरा तहसील मनकेरा। जी 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 जी। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से कि मैं दांतों में दर्द होता है, कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करूँ? अच्छा चलो जी, टूथपेस्ट की हम ब्रांडिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको बता देंगे कौन सा टूथपेस्ट के अंदर क्या हो तो अच्छा हो जाता है। वो बताएं भाई, क्या चीज़ ऐसी है जो टूथपेस्ट को अच्छा बनाती है? जी, इनको मैं ये बताऊंगा कि आप टूथपेस्ट जो भी यूज करें, एक तो यूज जरूर करें और फिर उसके बाद हो सके तो चेंज करें उसको। अच्छा। एक ब्रांड पे डू नॉट स्टिक ऑन टू वन ब्रांड। जिस तरह कहते हैं ना कि वो एक वो हो जाती है, वो आदत हो जाती है और फिर वो क्या कहते हैं कि वो आपके जो दांतों के मसूड़े हैं या वो गम्स हैं उन पे फिर वो उसके वो अगेंस्ट जाना लग जाते हैं। सो व्हेनेवर यू यूज इट, एक तो यूज कीजिए और चेंज करके यूज कीजिए, ऑलवेज चेंज। अच्छा, मेडिकेटेड टूथपेस्ट जो होते हैं, जी जी, वो क्या आम आदमी इस्तेमाल कर सकता है? बेसिकली वैसे जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं वो आते हैं हमारे बहुत सारे, लेकिन उनकी इंडिकेशंस उसमें बहुत कम इंडिकेशंस होती हैं जिसमें मेडिकेटेड टूथपेस्ट देते हैं। अच्छा। जरूरी ये है कि क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट ऐसा होता नहीं जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट में हम डालें। नॉर्मली वो अपनी उसी रेंज में डले होते हैं, जिस तरह वो एक ट्राइक्लोसान एक मेडिसिन है, वो हम डालते हैं कि वो गम्स की रिजनरेशन के लिए अच्छा होता है। तो मेडिकेटेड टूथपेस्ट जरूरी है कि वो यूज करें, लेकिन फिर अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं और अगर आपको वो रिकमेंड करते हैं तो उसको बिल्कुल यूज करें। बल्कि मैं ये समझूंगा कि बहुत सारे गम्स के ऐसे टूथपेस्ट हैं जो आपको अल्टरनेटिवली अपने वॉशरूम में रखने चाहिए। एक दिन आप मेडिकेटेड यूज करें, एक दिन आप नॉन मेडिकेटेड यूज करें। सो दैट्स गोइंग टू सफाइस। वो ठीक है ठीक है। अच्छा, बच्चों के दांतों की सफाई के प्रोसेस पर क्या हमारे पास टाइम है इतना कि हम बात कर सकें इस पर, या ब्रेक लेनी है? बता दो मेरे प्रोड्यूसर प्यारे भाइयों। है जी, अभी है। अच्छा ठीक है, हाँ बताइए बताइए बताइए। देखिए, जब एक तो दांत निकले नहीं उस वक्त थोड़ी सी सफाई इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली लोगों को इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो गम पैड्स की सफाई करें। दूसरा, जब दांत निकल आते हैं तो उनकी सफाई का मयार वही है जो बड़े दांतों की सफाई का मयार है, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी एनाटॉमिकल डिफरेंसेस के अलावा दांत तो एक ही हैं। जिस तरह हम वो कहते हैं कि हम मैमल्स जो हैं वी आर डायफोडोंट्स, दो हमारी डेंटिशंस होती हैं जिंदगी में, एक जो है डेसिडियस मिल्की और एक परमानेंट डेंटिशन। और देन देयर आर सम स्पीशीज के जिनके अंदर वो मोनोडोंट्स होते हैं, उनके अंदर एक ही डेंटिशन होती है सारी उम्र। तो हम जो डायफोडोंट्स हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब दूध के दांत आ जाए तो उनका ख्याल रखा जाए, क्योंकि दूध के दांत आने का भी एक टाइम है, इरप्शन टाइम, और फिर उनका एक टाइम है, उसको कहते हैं एक्सफोलिएशन, जब उन्होंने गिरना है और दूसरे दांतों ने आना है। सक्सीडेनियस टीथ उनको हम कहते हैं, वो सक्सीड करेंगे उनको। तो जब तक दूसरे दांतों का टाइम पूरा नहीं होता उस वक्त तक इट्स इंपॉर्टेंट कि उस दांतों को बचाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो अपने टाइम से पहले जाएंगे तो दूसरा स्पेस लॉस हो जाएगा। तो दांतों का ख्याल फिर उसे ही रखा जाए कि जो छोटे बच्चे हैं वो ब्रशिंग नहीं कर सकते, माओ की सबसे इंपॉर्टेंट इसमें वो आ जाता है, ब्रश करवाएं, उनको अपनी गोद में बिठा के फिंगर ब्रशिंग करें। फिंगर ब्रशिंग करें। फिंगर ब्रशेस भी मिलते हैं, छोटे छोटे नहीं होते, तो कोई नॉर्मल सॉफ्ट ब्रिस्टल्स वाले ब्रशेस होते हैं, उनको लेके और वो सर्कुलर मोशन में ब्रश करें ताकि वो रात सोने से पहले कि उनके बेसिकली जिम्मेदारी माओ की है, जब दांत हो या ना हो आपने जिम्मेदारी निभानी है माँ बाप की, मतलब माँ बाप की, कि भाई आप लोग लगे और करें उनके जी दांत साहब। जबरदस्त जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। वैसा आपने वक्त दिया, इस पर हम मजीद आपसे हम करते रहेंगे सेगमेंट्स, ताकि जो है वो मजीद हमारे दांतों की हिफाजत हो सके। अभी तो हमने दूध के दांतों की बात की है, अभी जो परमानेंट दांत आएंगे जिनका जिंदगी में कोई नेमल बदल टेक्निकली तो नहीं है लेकिन वैसे पॉसिबल है मेडिकल साइंस के तहत, वो उनकी हिफाजत कैसे करनी है उस पर भी करेंगे हम बात। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। लाहौर समेत पाकिस्तान के कई शहर स्मॉग के जहर में लिपटे हुए हैं। हुकूमत की तमाम काविशों के बावजूद लाहौर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आ रहा है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया है और वो तो कुछ ताख़ीर का तो शिकार हो रहा है, लेकिन प्लानिंग इसकी पूरी है। अब इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी बिलाल अफजल साहब, जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, और वो देखेंगे पंजाब के एनवायरनमेंट के मामलात और जो सारा जो इनिशिएटिव है कि किस तरीके से ये बारिश बरसाई जाएगी और इससे स्मॉग का खात्मा किया जाएगा, इनका इनिशिएटिव है। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। अच्छा, अब हमने तो खैर ये सुना है कि लाहौर में टेक्निकली तो बारिश हो गई है, अभी भी क्या ये प्लान है कि आप लोगों ने मसनूई बारिश करनी है, या ये प्लान अब जो है शायद ना ही और डिले होगी? हाँ,
नहीं, थोड़ा सा हमारे प्लान में डिले था क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि फेडरल हमारा इदारा है क्रॉप प्रोटेक्शन का, जो कि जब लोकस आती थी तो उसके ऊपर स्प्रे किया करता था, लेकिन 2001 से उनके जहाज़ सर्विसेबल नहीं है। वो जाके ख़ुद मैंने भी देखे, सेक्रेटरी इन्वायरमेंट भी उधर थे, क्योंकि हमारी पंजाब हुकूमत की एक्सपर्टीज़ इस किस्म की नहीं है कि उसका हमारे पास कोई फ्लीट हो या एविएशन हो। हमारे पास 2-3 जहाज़ हैं, छोटे हैं, प्राइवेट जेट्स हैं, लेकिन नॉनदलेस हम लोगों ने फिर अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज़ करते हुए वीव रिटन टू चाइना, वीव रिटन टू UAE, क्योंकि ये 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने सक्सेसफुली इन द रिसेंट पास्ट जो है वो आर्टिफिशियल रेन कराई है। जो जहाज़ होते हैं वो फॉर हायर मिल जाते हैं। द ओनली इशू इज़ अवेलेबिलिटी, क्योंकि दुबई में भी आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले जो है वो इस प्रोसेस के अंदर से गुजर रहे थे जहां वो मसनूई बारिश करा रहे थे, और ऐसी मसनूई बारिश हुई कि जो उनके कंट्रोल से बाहर हो गई, जो उनका ड्रेनेज सिस्टम संभाल ना सका। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। साथ जो क्लाउड सिस्टम हमारा डेवलप हुआ लाहौर के ऊपर, वो बेहतर था, यानी उससे एक्सपेक्टेड था कि वो खुद ब खुद ही शायद थोड़ा सा बरस जाए, और 5 मिलीमीटर बारिश जो है वो लाहौर में और इंडियन साइड ऑफ पंजाब के ऊपर हमारी बारिश अभी ज़्यादा हुई है, रात को भी ज़्यादा हुई है और आज भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये हवा जो है वो बे ऑफ बंगाल से उठती हुई, ढाका से होती हुई, दिल्ली से होती हुई, और दरमियान में जितने शहर हैं उनकी सारी आलूदगी जो है इकट्ठी करती लाहौर पहुँचती है। तो किसी भी एरिया में दरमियान में अगर बारिश हो जाती है ना, तो वो हमारा AQI डाउन कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वी आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर द स्मॉग, या वी आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर द हाई AQI। हम लोग जी बिल्कुल, उसमें हमारा कसूर तो मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर तो हमें काम करना ही है। मैं उसके ऊपर आऊँगा सर, लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़रा ये मसनूई बारिश के हवाले से जो अभी आपने बात की, तो अब जो हमारा प्लान है, एक तो ये बता दीजिए कि अब हमारा प्लान है क्या, कि अब हम अगर करवाएंगे तो कब तक करवाई जा सकेगी, क्योंकि अभी तो लाहौर में ये सिलसिला शुरू हो गया है। जी, और पहली चीज़ तो मुझे ये बता दें। हमारी जो मीटिंग है कैबिनेट कमेटी ऑन स्मॉग, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद लीड करते हैं, उसकी मीटिंग परसों है, और उसके ऊपर हम लोगों ने जो है जो प्रपोजल्स आए हैं विद फाइनेंशियल कॉस्ट प्रेजेंट करनी है टू द चीफ मिनिस्टर, और उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा तो विद इन 2 वीक्स वी विल बी रेडी फॉर आर्टिफिशियल रेन। लेकिन हमारा जो खतरे वाला टाइम होता है वो गुजर गया है। 30 नवंबर के बाद आपका AQI थोड़ा सा ईज आउट होता है, इवन दो पूरे साल हमारा AQI हाई रहता है, लेकिन नॉनदलेस हम लोग इतनी तैयारी करके और इतनी वर्किंग करके जाएंगे कि अगर नेक्स्ट हुकूमत को आके इसके ऊपर वर्किंग कंटिन्यू करनी पड़े तो उनके लिए प्रोसेस जो है 2 या 3 दिन का हो। लेकिन आई लाइक टू पॉइंट आउट हेयर कि ये हमारा स्मॉग का इशू आज का नहीं है, ये पिछले 15-20 सालों से हमारा इशू बना हुआ है। आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि पिछली हुकूमतों ने इसके ऊपर क्यों काम नहीं किया, क्यों हमारे डिपार्टमेंट्स को नहीं पता था कि आर्टिफिशियल रेन विच इज़ सच अ चीप सोल्यूशन, यानी आप अब जब हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की बात करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो आई फील कि इन द पास्ट हमें किसी लेवल के ऊपर इसके ऊपर काम कर लेना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपने चले बता दें कॉस्ट के हवाले से, आपने कहा ना इट इज अ चीप सॉल्यूशन। जी, इसकी कॉस्ट जो होती है वो $10,000, $5,000 to $10,000 पर फ्लाइंग आवर के हिसाब से आती है। अब समझें कि अगर वो जहाज़ हमें UK से मिलता है तो उसको यहाँ लाने के लिए जो उसको 7 घंटे की कॉस्ट होगी कोई $70,000 वो लग जाएगी, फिर लाहौर के अंदर उसने कितनी दफ़ा फ्लाई करना है। सो इट इज़ नॉट अ ह्यूज कॉस्ट, इट इज़ नॉट अ कॉस्ट जो कि कोट की जा रही थी मीडिया के अंदर कि जी 35 करोड़ लग जाएगा, 40 करोड़ लग जाएगा। वो शायद किसी मीटिंग के अंदर डिस्कस हुआ हो कि 35 करोड़ के अंदर हम शायद अपना कोई जहाज़ तैयार कर लें, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें अपना जहाज़ नहीं तैयार करना चाहिए। दुनिया के अंदर जहाज़ों की फ्लीट्स होती हैं, फॉर हायर होती हैं, लोग प्राइवेटली भी वैसे फ्लाई करते हैं, कमर्शियली भी करते हैं, कार्गो भी करते हैं, तो इसके जहाज़ भी आपको फॉर हायर मिल जाएंगे। तो हमारे पास तो वैसे ही जो आप कह रहे थे 2001 में जो लोकस्ट वाले जो जहाज़ थे वो उनकी हालत ख़राब है, वो बेचारे हमने जो हमारे पास अपने जहाज़ थे हम उनको ना संभाल सके, उनमें क्या मसला था? मैं चाहूँगा थोड़ा सा अगर वो इलेबोरेट कर लें कि वो क्यों मेंटेन नहीं हुए थे और अब उनकी क्या हालत है।
उसकी पिक्चर्स जो है मैं आपकी टीम के साथ भी शेयर करता हूँ ताकि वो आपको दिखाए। वो 1950s और 60s की टेक्नोलॉजी थी। अगर आपने वर्ल्ड वॉर की ओल्ड मूवीज़ देखी हुई हैं तो जैसे उसके अंदर जहाज़ होते थे जिनके सामने नोज़ के नीचे एक व्हील होता था और सामने फ्रंट प्रोपेलर होता था, उस किस्म के जहाज़ थे। और हाँ, वो टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई है कि उसके एक्सपर्ट्स जो हमारे पास थे वो रिटायर कर गए हैं। सो जो लोग उसके ऊपर काम, अब जो नए इंजीनियर्स आ रहे हैं उन्होंने वो टेक्नोलॉजी देखी नहीं, वो जहाज़ देखे ही नहीं, तो नए इंजीनियर्स उसको ठीक भी नहीं कर सकते। उसके लिए उन जहाज़ों को हम लोगों को कहीं बाहर फ्लाई करना पड़ेगा, कहीं बाहर एक्सपर्ट्स। उससे बेहतर है कि उन जहाज़ों को अब हम लोगों को परमानेंट रिटायर कर देना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी एंड इट्स नॉट वर्थ इट। 2 साल के बाद फिर ख़राब होगा और हम लोगों के पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। और फाइनली सर मैं पूछना चाहूँगा, जो आप कह रहे थे कुछ लॉन्ग टर्म आप लोग सोल्यूशंस भी लेकर आ रहे हैं, तो वो अगर मुख्तसरन हमें बता दें कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग स्मोक के खात्मे के लिए कर रहे हैं। जी, लाहौर के अंदर जो है हमें विदिन 3 to 4 months जो हम आयनाइजर्स ऐसे लगा रहे हैं। आयनाइज़र एक ऐसी मशीन होती है जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स को हवा में फेंकती है। वो अपने तक जो पार्टिकल्स हैं, जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो आपको नज़र आते हैं जिसकी वजह से स्मॉग बनती है, वो उसको अट्रैक्ट करता है और देन इट सेटल्स डाउन। अब एक आयनाइज़र जो है 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को सक्सेसफुली कर लेता है। अभी हमारी एक टीम जो है अलमाते गई हुई है जहाँ यहाँ ये सोल्यूशन लगा हुआ है और जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के साथ। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके ऊपर हमारा 1 रुपया नहीं खर्च होगा क्योंकि जो कंपनी इसको लेके आ रही है उन्होंने कहा कि एक शहर आप हमसे जो है वो एज ए ट्रायल करवा लें और बाकी शहरों में फिर हम आपसे पेमेंट लेंगे। लेकिन अगर हमारे 12 आयोनाइजर्स लाहौर में लग जाते हैं तो वो हमारा सिम्टम रिलीफ हो जाएगा और वो एक लॉन्ग टर्म सिम्टम रिलीफ होगा। ऑन द अदर हैंड हम लोग एक 10 ईयर एनवायरनमेंट प्लान बना के देके जा रहे हैं कि जिसके अंदर अगर आप फ्यूल की बात करें तो हम अभी यूरो 2 के ऊपर हैं। ये सिफारिशात हम फेडरल गवर्नमेंट को भेजेंगे क्योंकि ये चीज़ें हमारे एम्बिट में नहीं आती। यूरो 2 से यूरो 5 अगर हम कर देते हैं अपना फ्यूल विच इज़ द मिनिमम स्टैंडर्ड इन द वेस्टर्न कंट्रीज़, उससे आपकी इमिशंस 1/5 हो जाएंगी। तो अगर हम अज्यूम करें कि ट्रांसपोर्ट की कंट्रीब्यूशन 50% है टू दिस स्मॉग और हायर AQI, तो वो 10% रह जाएगी। सो हमारा इशू ऑलरेडी 40% हम जस्ट बाय स्विचिंग फ्रॉम यूरो 2 टू यूरो 3 कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर जो चैलेंज है वो ये है कि पर रिफाइनरी आपको $3 बिलियन जो है कॉस्ट आती है टू अपग्रेड इट और टू सेट अप अ न्यू रिफाइनरी, क्योंकि उसकी मशीनरी यूरो 2 की और यूरो 5 की जो है वो डिफरेंट होती है। लेकिन सिंस वी आर ऑलरेडी टॉकिंग टू आवर एलाइज इन द GCC कंट्रीज, वो भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी कि इस इशू के ऊपर पॉइंट आउट किया जाए कि अगर हम कोई रिफाइनरी किसी बाहर इन्वेस्टमेंट के साथ लगाते भी हैं तो उनका मिनिमम स्टैंडर्ड जो है यूरो 5 होना चाहिए। एंड देन हर जो हमारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ना, उसके अंदर हम कोई चीज़ एक पॉलिसी दे के जाएंगे कि अगर उसके ऊपर हम 5 साल 7 साल काम करें तो हमारा जो AQI सोर्स है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन साथ ही एक रीजनल मसला भी है। हम लोग इंडिया से किसी और बात के ऊपर इंगेज करें या ना करें, एनवायरनमेंट के ऊपर इन द फ्यूचर हमें उनके साथ इंगेज करना पड़ेगा क्योंकि एनवायरनमेंट नोज नो बॉर्डर्स। हमारी तरफ से उनकी तरफ आवाज आती है, उनकी तरफ से हमारी तरफ आती है। हम अपनी चीज़ कंट्रोल कर लेंगे, उनकी वजह से हमारा फिर भी फर्क नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी पे भी तो हम उनसे कोलैबोरेट करते हैं, वो हमसे कोलैबोरेट करते हैं, तो कुछ चीज़ें आर बियॉन्ड बॉर्डर्स। यू आर वेरी राइट। और बहुत हम आपके मशकूर हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। शुक्रिया आपका बिलाल अफजल साहब। एक वक्फे की तरफ नाजरीन बढ़ते हैं, वक्फे आपसे मिलते हैं दोबारा। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज बात होगी जी कुछ क्रिकेट की और खुलकर बात होगी। हमारे साथ आज पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, द लेजेंड, द एशियन ब्रैडमैन जनाब ज़हीर अब्बास साहब मौजूद हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि ही हैज़ जॉइंड अस, वरना वो बिल्कुल टेलीविजन पर इंटरव्यूज़ नहीं देते। बिल्कुल ये एजाज़ की बात है, हमारे प्रोग्राम की इज़्ज़त बढ़ाई उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों ठीक ठाक हो?
हम बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बड़े एक्साइटेड हैं टू हैव यू ऑन द शो। दो मामलात पर बात करनी है सर। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से मेज़बानी छिन जाएगी, एक ये मामला है, और दूसरा पाकिस्तान अब ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना कर चुका है अपनी टीम। इन दोनों चीज़ों पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। पहले आगाज़ कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। ICC को चूँकि आपने भी हेड किया, ये बताइए कि क्या रूल है, ICC क्या कहता है कि अगर कोई मुल्क किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेना नहीं चाहता हो तो दूसरा मुल्क जो कि मेज़बान मुल्क है वो क्या करे, उसके पास ऑप्शंस क्या होते हैं? देखिए जी, ये तो ऐसी चीज़ है कि कुछ ही कंट्रीज़ ये टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट खेलते हैं। इसमें अगर कोई किसी चीज़ का वो बना ले, इज़्ज़त का मामला बना ले कि हम उस मुल्क में नहीं जाएंगे या इस मुल्क में नहीं जाएंगे, तो फिर क्रिकेट जो है वो कुछ ही मुल्कों में रह जाती है। बात यह है कि हमें मनाना है लोगों को और क्रिकेट जो है हमने आगे बढ़ानी है। ये ICC का काम है कि ICC जो है इस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है ये मिल के खेले, क्योंकि ये दो कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ के क्रिकेट बहुत अच्छी खेली जाती है और इन दोनों कंट्रीज़ का बहुत नाम है। आपने ये भी सुना होगा कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है तो सबसे ज़्यादा क्राउड जो है वो उस रोज़ आया होता है और लोगों को हिंदुस्तान की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। तो जहाँ मुल्कों में आपस में क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, उसको तो आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान जो है वो ये सोचे कि इस क्रिकेट को हमने आगे लेके जाना है, ना कि हमने इसको डब करना है। तो अगर जैसे हमने एशिया कप में भी देखा कि पाकिस्तान से मेज़बानी एक तरीके से प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो तो नहीं हुई हमारी, छिन ही गई। मतलब 2-3 मैचेस पाकिस्तान में हुए जो बिल्कुल ही हल्की टीमों वाले थे, उसके बाद सारा टूर्नामेंट श्रीलंका शिफ्ट हो गया। तो आई डोंट थिंक कि हमारे पास कोई ऑप्शन है, और मुझे तो डर है इस बात का कि वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे कहीं दुबई वगैरह वो ले जाएंगे। पॉसिबिलिटी है, लेकिन बात यह है कि ये हिंदुस्तान से मिलके बात करनी चाहिए, क्योंकि ICC हिंदुस्तान ही ऑलमोस्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है और सबसे अमीर ये ICC में जो कंट्री है वो इंडिया ही है। लिहाजा इंडिया को भी सोचना चाहिए और इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सीरियस हो जाए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ये ऑलमोस्ट नेबरिंग कंट्री भी हैं, और फिर अगर हम आपस में क्रिकेट ना खेलें तो फिर क्रिकेट जो है हम डिज़ास्टर की तरफ लेके जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम उसको फर्दर आगे बढ़ाएं और लोगों में और इंटरेस्ट, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों में और इंटरेस्ट बढ़ाएं। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करूँगा हिंदुस्तान को कि प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें। बस वो सर कहाँ रिक्वेस्टें, अगर इतने वो अच्छे होते तो फिर क्या ही बात थी, लेकिन वेरी रीजनेबल स्टेटमेंट जो आपने दी है। अच्छा, अगर हम बात करें टीम, वर्ल्ड कप के बाद टीम में बड़ी चेंजेस हो गई और जाहिर है टीम में भी हुई, मुख्तलिफ ओहदों पर जो ओहदेदारान थे उनमें भी हुई। आप उन चेंजेस से मुतमईन हैं गिवन द काइंड ऑफ टीम दैट ऑस्ट्रेलिया हैज़? देखिए जी, हमारे यहाँ जो चेंजेस हुई हैं वो बिल्कुल ठीक हुई हैं। कुछ प्लेयर का इधर उधर होना वो बात और है, वो तो आप जब मर्जी चेंज कर सकते हो। लेकिन हमने कब से फॉरेन कोचेस जो हैं वो लाए हैं और रिजल्ट्स जो हैं वो तकरीबन इतने अच्छे तो नहीं रहे, लेकिन ये है कि हमें अपने ही प्लेयर्स को प्रमोट करना चाहिए। और अगर अब नई चेंजेस आई हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्रिकेट हमारी है और हमने ही उसको आगे बढ़ाना है। लिहाजा हो सकता है शुरू में ज़रा आपको इसको समझने में देर लगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये चेंजेस जो हैं ये बेहतर रहेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है, बिल्कुल। अच्छा सर, एक और चीज़ सॉरी मैं आपसे ऑस्ट्रेलिया जी आप सर कंटिन्यू कर लीजिए। ऑस्ट्रेलियन टीम का बिल्कुल जी सर कंटिन्यू कर लीजिए।
जी, ऑस्ट्रेलियन टीम का ये है कि देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम, इस पे कोई शक नहीं कि बड़ी स्ट्रांग टीम है और अच्छी टीम है। देखिए हम हारते ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि सारी ज़िंदगी ही हम ऑस्ट्रेलिया से हारते रहें। विकेट्स का उनको बहुत एडवांटेज है। विकेट्स जो हैं वहाँ की वो तेज़ होती हैं, बाउंसी होती हैं। हमारे लड़के जो हैं बाउंसी और तेज़ विकेट्स के इतने आदी नहीं हैं, लिहाजा अगर ये वहाँ जाके प्रैक्टिस करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को हराना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। हम अपने आप को ये ना समझें कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारते रहें तो ऑस्ट्रेलिया से हारेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। अगर आप किसी इरादे से जाते हैं और अच्छे इरादे से जाते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हराना है, तो ज़रूर आप मेहनत कीजिए। बाकी आप जो है वो अल्लाह पे छोड़ते हैं। मकसद कहने का ये है कि ज़रूर मेहनत करें और पता चलता है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को हराने में बड़ी मेहनत की है, तो इंशाल्लाह अल्लाह में मतलब ये कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे मिलेंगे। लेकिन सर मैं अगर पिछले रिकॉर्ड्स देखूं तो पिछली 5 सीरीज जो हमने ऑस्ट्रेलिया जाकर खेली हैं, ऑस्ट्रेलिया से हम वाइट वॉश हुए हैं, मतलब सब किसी में बिल्कुल। और अभी तो ताज़ा वर्ल्ड कप का उन पे जुनून चढ़ा हुआ है, तो वो भी प्रेशर आ जाएगा हम पे। बिल्कुल सही कहा कि वर्ल्ड कप का उन पे जुनून चढ़ा हुआ है, और क्यों ना चढ़े जी। देखिए वर्ल्ड कप जीते हैं, कोई मजाक तो नहीं है। इतने कंट्रीज में एक वाहिद कंट्री जो है वही ऑस्ट्रेलिया, और देखिए पीछे से आई है वो, ये भी नहीं कि वो सारे इंडिया की तरह से 10 के 10 मैच जीत के और फिर फाइनल खेली है। तो मैं ये कहता हूँ क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने बहुत ही अच्छी फॉर्म में आए हैं और राइट मौके पे आए हैं और वर्ल्ड कप जीता है। तो ये टीमें होती हैं जो कि मकसद ये है कि नीचे से ऊपर आती हैं, और यही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी एक ऐसी टीम है कि जो नीचे से आराम से ऊपर आ सकती है और ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल। शान मसूद के लिए सर ये कितना बड़ा इम्तिहान होगा, कीपिंग इन व्यू एज अ न्यू कैप्टन? शान मसूद पे अच्छा इन्होंने कदम लिया है और उसको कप्तान बनाया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि एक तो ये कि शान मसूद बड़ा समझदार है, पढ़ा लिखा है और बात भी बहुत अच्छी करता है। आपको लीडर एक ऐसा चाहिए जो कि दूसरे लोगों से बात भी कर सके, दूसरे लोगों को कम्युनिकेट अच्छा करना चाहिए, और एक्सप्लेन जो है वो कम्यूट जब करते हैं तो कप्तान की अगर बात प्लेयर्स को समझ में आ जाती है तो ये एक एडिड अट्रैक्शन होती है। और मेरा ये ख्याल है कि शान मसूद जो है इस मामले में बड़ा समझदार है। और देखिए शान मसूद की खूबी ये है कि ये अब काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। काउंटी क्रिकेट में उन्होंने काफ़ी स्कोर किया और कप्तानी भी की है, लिहाजा उनको कप्तानी का भी एक्सपीरियंस है। तो अब हम तो यही कहेंगे, तो आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस फॉर शान मसूद कि उसकी परफॉर्मेंस जो है ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी हो और सारे लड़कों की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हो। मुझे इस टीम से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर, द लेजेंड हिमसेल्फ। और शान मसूद के लिए नेक तमन्नाएं हैं और ये इम्तिहान तो होगा शान मसूद का, लेकिन एज ज़हीर अब्बास साहब सेड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। इंतखाबात करीब आ रहे हैं लेकिन वो गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही जो कि पूरे मुल्क में नज़र आनी चाहिए थी। आपको नज़र आ रही नहीं?
हल्की फुल्की आ रही है, हल्की फुल्की आ रही है, पीपल्स पार्टी की आ रही है। मुझे तो टेंशन ये है कि पीपल्स पार्टी की आ रही है और तहरीक इंसाफ की आ रही है और आईपीपी की आ रही है। हाँ। उनकी नहीं आ रही, जिन्होंने वजीर आजम बनना है, जिनकी बात हुई हुई है, उनकी नहीं आ रही। तो उनको जरूरत क्या है? असल बात यह है कि उनका खर्चा क्या करना भाई, खाम पैसे जाया होंगे। अच्छा, अब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब और आसिफ सरदारी साहब ये दुबई गए हुए थे, फिर उसके बाद अब जो है वो तो खैर कोयटा में मौजूद है, क्योंकि कोयटा में जो है वो आज वैसे पीपल्स पार्टी की सालगिरह भी है। ये बहुत बड़ा दिन है जी पीपल्स पार्टी के लिए। अब इलेक्शन की सूरत हाल, पीपल्स पार्टी की सालगिरह और जलसे जुलूस, और सबसे अहम खबर बिलावल भुट्टो साहब की शादी के हवाले से भी कुछ चमगुइयां चल रही हैं। इन तमाम मामलों पर हमने किससे बात करनी है जी? हमारे साथ हैं जी फैसल करीम कुंडी साहब। नाजरीन, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? ठीक ठाक है? फिर तैयारियां हैं शादी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो भी कर लेंगे। फिलहाल तो हम अपनी यौम तासीस और इलेक्शन की तैयारियां कर रहे हैं, और जब वो खुशी का मौका आएगा तो इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी करेंगे धूमधाम से। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह बिल्कुल। हमें तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाली वो याद है शादी, तो जितनी खुशियां हों उसके ऊपर वो कम है। लेकिन वो खबर चूंकि चल रही थी तो हमने सोचा कि पूछ लिया जाए कि वाकई मामलात ऐसे ही हैं, क्योंकि बातचीत चल रही है उस पे फैमिली में। देखें, बिल्कुल होनी चाहिए, और तमाम पार्टी के हमारे दोस्तों का, वर्करों के भी ये ख्वाहिश है, और ये एक अच्छी तमाम हमारे पार्टी के दोस्तों के लिए खुशी की खबर होगी। और जब चीज़ें फाइनलाइज होंगी तो इंशाल्लाह आपको भी बाखबर रखेंगे, दावत भी देंगे और बाकी दोस्तों को भी देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं तो वो उस दौर में खोया हुआ हूँ ना, 1987 में बीबी शहीद की शादी हुई थी, 88 में वो वजीर आजम बन गई थी। हाँ। तो बस ये शादियों का वजीर आजम बनने से इंशाल्लाह है। सही, इंशाल्लाह हम पहले वजीर आजम बनाएंगे फिर शादी करेंगे। अच्छा चल, ये ठीक है, फिर डेडलाइन सही है। ठीक है, बस ये है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन ये है कि उसके लिए सियासी शादियां भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, अहमियत की हामिल होती हैं। तो उसका आप लोगों ने क्या सोचा है? खैर, आपने तो कुछ दिन पहले ऐलान भी किया था कि हम जो है वो अपने नंबर गेम के अंदर जो है वो बाकी लोगों को भी शामिल करेंगे। तो आपको क्या सिचुएशन नजर आ रही है? देखें, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप देखें इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी, अगर आप ग्राउंड में देखें, अभी आपने बात की पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी वर्कर कन्वेंशन किए, कुछ एक दो जलसों में कन्वर्ट हो गए थे, फिर हम मिट्टी भी उससे पहले गए, आज हम जो है वो कोयटा में हैं, और इसके बाद दोबारा हम खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं। जी हाँ, नहीं, खैबर पख्तूनख्वा जा रहे हैं सेकंड फेज कन्वेंशन का। उसके बाद मतलब है कि हमारे 7 तारीख से दोबारा खैबर पख्तूनख्वा का शुरू हो रहा है। तो जो ग्राउंड रियलिटी मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर देख रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जो कि इस पोजीशन में होगी कि वो इत्तेहादी जमातों के बगैर हुकूमत बना सके। लिहाजा हम इसी पे फोकस कर रहे हैं कि एक इत्तेहाद अभी हो रहा है इलेक्शन से पहले, हम इलेक्शन के बाद के नंबर गेम्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, नंबर गेम्स के मुताबिक इत्तेहाद बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और जो तजर्बा हमारे पास है इत्तेहादी हुकूमत चलाने का 5 साल का, वो आपके सामने है कि 2008 से 13 तक जो हमने इत्तेहादी हुकूमत के जरिए हुकूमत की थी और कामयाब तजर्बा रहा। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह वो तजर्बा हमारा दोबारा होगा और इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाने जाएंगे। अच्छा, अब ये जो तजर्बा होगा ये तो चले आपने जिसको आप कहते हैं ना कि फोर्स ही कर रहे हैं कि ये ऐसा ही होगा, लेकिन दूसरी तरफ एक पार्टी ऐसी जिसका मैंने कहा कि वो ना जलसे कर रहे हैं, उनका कोई मूड भी नहीं है, लेकिन उन्होंने काम जो है वो सारा कर लिया है। कल भी वो बरी हो गए और ऐसे केसेस से वो बरी हो रहे हैं कि जिसके बारे में सारी कौम और सारे अदलिया ये और सारी नैबें मिलकर ये फैसला नहीं कर सकी कि जिस अपार्टमेंट में बंदा 4 साल से रह रहा है वो उसका नहीं है। तो ये तो खुलकर सामने नजर आ रहा है कि आप लोगों की पार्टी को कुछ नहीं मिलना। देखें, कुछ नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता, और चीजें ये हैं कि एक तासुर दिया जा रहा है कि बिल्कुल उनकी जो है मीनार पाकिस्तान में ताजपोशी टाइप से सीन हुआ। फिर वो कह रहे हैं कि जी हमने 120 सीटें हमारी कंफर्म हो गई हैं। आपने भी देखा और मैंने भी देखा, जब हमारी हुकूमत थी और सूबे में भी हमारी हुकूमत थी, मरकज भी हमारी हुकूमत थी, वो 20 ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सके सूबाई, जो कि उन्होंने कहा 15 हमारी पक्की सीटें। तो अब तो ये अवाम ने फैसला करना है, हवास ने तो नहीं करना। लेकिन बात ये जो आपने बेल की बात की, अगर इस मुल्क में जिस दिन अदल और इंसाफ का निज़ाम हो जाएगा, जो कि हमारी फ़ाइज़ साहब से तवक्कुआत हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, ये हमारा एक प्रोसेस चलता है, चंद सालों तक हम होते हैं मुहिब वतन, उसके बाद कोई गदार वतन हो जाता है, फिर मुहिब वतन का ये म्यूजिकल चेयर होती है। और ये चीज़ें, ये अदालत हमने पहले भी देखी थी, जिस तरह से सजाएं दे रहे थे,
उस तेजी से जमानतें हो रही हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अदल और इंसाफ होना चाहिए। सही है, ठीक है, लेकिन एक तरफ जहाँ पे आप लोगों की पार्टी का मुकाबला नून लीग से है बड़ी टक्कर का, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ से भी है, और उन्होंने भी कुछ फैसले ऐसे किए हैं जो कि खालिसतन कहा यह जा रहा है कि इसलिए किए हैं कि पार्टी इलेक्शन से बाहर ना हो जाए और किसी तरह से इलेक्शन कमीशन को ये मौका ना मिले कि वो तहरीक इंसाफ को मतलब पाबंदी लगाए या कुछ ऐसा हो कि वो इलेक्शन ही ना लड़ सके। तो उन्होंने चेयरमैन ही बदल दिया दूसरा, और दूसरी तरफ जो है इंटर पार्टी इलेक्शंस भी उनके कल उन्होंने कराने का ऐलान किया हुआ है। उस पार्टी से आप लोगों का कितना सख्त मुकाबला है या कितनी अच्छी तरीके से इत्तेहाद हो सकता है उनसे? दोनों ऑप्शंस का बताइएगा। देखिए, हमारा जो मुकाबला है वो जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला है बेरोजगारी से, गुर्बत से, महंगाई से। और जब मैंने जैसे कहा, जब नंबर गेम जो है वो आएगी, नंबर गेम जब इलेक्शन के बाद आएगी, उसके बाद इत्तेहाद बनेंगे। जो जमातें अवेलेबल होंगी पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, उसके साथ आप बैठकर इत्तेहाद कर सकते हैं। ये तो उस वक्त नंबर गेम बताई किसके पास क्या नंबर है और क्या इत्तेहाद बताती। शहबाज शरीफ साहब के साथ नंबर गेम थी, हमसे ज्यादा नंबर थे, हमने उनको सपोर्ट किया, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब उनके लिए गारंटर बने। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को उन्होंने गारंटी दी कि आप शहबाज शरीफ साहब को वोट करें, हमने गारंटी दी। लिहाजा हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी नंबर गेम जब ज्यादा होगी तो बाकी जमातें भी हमें सपोर्ट करेंगी। तो अब जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अब्दुल कुद्दूस बजिंदो साहब शामिल हो गए पीपल्स पार्टी में, और भी कुछ लोगों ने शामिल होना है। कौन कौन शामिल हो रहा है सर? देखें, अभी तो मुझे मैं पहुंचो कोटा, मुझे नहीं, अभी आज सूबाई तंजीम के साथ बैठेंगे तो पता चलेगा। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हम डायलॉग से बिलीव करते हैं, हम जो है वो जोड़ तोड़ पे बिलीव करते हैं। हम कभी किसी के शामिल होने पर शेम के नारे नहीं लगाते, क्योंकि अगर आज हम शेम के नारे लगाते और कोटा में वो हमारे साथ शामिल हो रहे होते तो हमारी आंखें पता नहीं उनके साथ आंखें मिला सकती कि नहीं। हाँ। कुछ लोगों की आंखें मिल गई उनके साथ, वो तो पता नहीं किस तरीके से मिली, सन ग्लासेस पहने थे क्या था। लेकिन एक रिवायत होती है, एक यहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक जो है, मैं समझता हूँ कि वो होता है कि एक इज्जत है, पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज है। देखिए, पॉलिटिक्स है, कभी आपको इकट्ठे बैठना पड़ता है, कभी अपोजिशन में, लेकिन आप इतने उनके ऊपर तनकीद करें ताकि आप एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें, बिलोदी बेल्ट ना हो, गालम गलोच ना हो, सियासी तनकीद करें। लेकिन आप देखें, जब यूसुफ गिलानी को 6 वोट मिले थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, क्या क्या कुछ नहीं था, और क्या शेम और क्या कुछ है कुछ, और फिर सियासी बाप और फलाना बाप। तो हमें खुशी है हमारे इत्तेहादी रहे हैं। चलो, इनके सर के ऊपर भी किसी सियासी बाप ने हाथ रख लिया। तो सर, आपने अपने अभी कहा कि जोड़ तोड़ हम करते हैं, तो आप लोगों ने जोड़ तोड़ भी तो बड़ी की थी ना पीछे बलूचिस्तान में, नून लीग की हुकूमत में। उधर उनको आप लोगों ने एक डंक मारा, तो फिर उन्होंने तो यही कहना था, और क्या कहते। नहीं तो देखें, पॉलिटिक्स है, देखें आज वो उनके साथ नहीं बैठे हुए, कैसे आंखें मिले होंगे। वो जो मरियम साहब शेम की चीखें मार रही थी, ठीक है, नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे थे, उनकी लीडरान क्या कह रहे थे, तो उनके पॉलिटिकल लोग हैं। आज उन्हीं लोगों के साथ ये बैठे नहीं हुए, तो आज वो ठीक हो गए, उनके लिए आज हलाल हो गए, हमारे लिए हराम था। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है। फाइनली सर, ये भी बता दीजिए कि अभी तक भी चहमगोइयां तो हैं कि 8 फरवरी नहीं होगा और मामलात आगे बढ़ेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है, और वाहिद जमात है, शायद एक दो जमात थी जो चाह रही थी कि इलेक्शन टाइम पे हो और आइन के मुताबिक हो, जल्द अज जल्द हो। आज भी हम आवाम के अंदर हैं, बिल्कुल हम मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर मुझे तो ये लग रहा है कि फायज ईसा साहब के होते हुए इलेक्शन को मुलतवी नहीं कर सकते। चल, ये तो पॉजिटिव बात आपने की जी, फायज ईसा साहब के होते हुए इलेक्शन कोई मुलतवी नहीं कर सकता। हाँ, बस ये है कि फायज ईसा साहब का आज हम पे इजहार बरहम ही ना हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा है कोई इस हवाले से कोई सवाल भी ना पूछे कि इलेक्शन होना है नहीं होना है, इलेक्शन होना है, कोई सवाल ना उठाए, कोई इस हवाले से बात ना करे। लेकिन इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब को फायज ईसा साहब के होते हुए। अदा करेंगे सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में खुशामदीद। पाकिस्तान टेलीविज़न की अगर तारीख देखी जाए तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम दिए और वो लेजेंड्स थे अपने दौर के, और उन्हीं में से एक नाम ऐसा है कि जिसका आज हम जिक्र करना चाहेंगे, जनाब दिलदार परवेज़ भट्टी साहब। दिलदार परवेज़ भट्टी साहब पंजाबी से उनका आगाज़ हुआ था और क्या खूबसूरत वो कंपेयरिंग करते थे। अंग्रेज़ी के वो उस्ताद थे, अंग्रेज़ी पढ़ाते भी थे और तालीम भी उनकी जो है वो मास्टर्स उनका अंग्रेज़ी में ही था। और उसके बाद उन्होंने पंजाबी ज़बान से अपनी जो मेज़बानी है टेलीविज़न की उसका आगाज़ किया, फिर उर्दू की तरफ आए, रेडियो किया उन्होंने, एक बहुत ही यूनिक अंदाज़, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़। और 30 नवंबर 1946 वो पैदा हुए थे जी गुजरांवाला में, और 30 अक्टूबर 1994 न्यूयॉर्क में उनका इंतकाल हुआ था, जब वो शौकत खान मेमोरियल हॉस्पिटल के लिए जो काफ़ी फंड रेजिंग कर रहे थे, उस दौरान वहाँ पर उनका इंतकाल हुआ था। और आपसे इजाज़त चाहते हैं। सुबह सवेरे